जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18। अगर आपने मेरे 1 से लेकर 16 तक नहीं देखे तो मैंने उसकी प्ले लिस्ट बना दी है। 17 तक नहीं देखे तो मैंने उसकी प्ले लिस्ट बना दी है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, ठीक है। तो जैसे आपको सबको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम संभावित तिथि आई है वो आई है हमारी जून में। तो हमारा एग्ज़ाम जून में होना है, तो उसी परीक्षा को टारगेट करते हुए हम टारगेट कर रहे हैं हिंदी को, जिसमें आपको हिंदी सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या कोई भी कमी, शिकायत, कोई सुझाव है आपका, तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। हमारे ऑप्शन हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी फारसी। तो दोस्तों, ये प्रति उपसर्ग है हमारा संस्कृत भाषा से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आपसे पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि संस्कृत के उपसर्ग की संख्या कितनी है। तो संस्कृत के उपसर्ग की संख्या है 22, ठीक है। हिंदी के भी 22 है और फारसी के भी 22 है। अब हम बात संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अनु, अव, निस, प्रे, परा, प्रे, परा, अप, सम आदि। अप, सम और आदि, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास श्रृंगार का तत्सम शब्द है। आपको बताना है श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, डी श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट, श्रृंगार। ध्यान रखेंगे, श्रृंगार की कभी कभी आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा था, जो अभी 2018-19 में जो वैकेंसी हुई थी 49,000-41,000, तो उसमें से एक सेट में था श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या है। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी हमारी श्रृंगार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। ए पश्तो, बी रोमन, सी जापानी, डी अरबी। तो हम पहले बात कर लेते हैं ज़रा पश्तो भाषा की। तो पश्तो भाषा की महत्वपूर्ण शब्द हैं वो हैं समस, समस, ठीक है। समस से पहला वर्ड हमारा। दूसरा है हमारे पास अटकल, अटकल। तीसरा है हमारे पास अखरोट, अखरोट। गड़बड़, गड़बड़। गुंडा, पटाखा, गुंडा, पटाखा और पठान। ये हमारे पश्तो भाषा शब्द हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा अरबी भाषा की। तो अरबी भाषा के शब्द हैं जो आपको परीक्षा में पूछे गए हैं वो है हमारे पास अखबार, अखबार। तहसील, अजीब, तहसील, अजीब, अजीब। इज्जत, इज्जत, ठीक है। इज्जत हो गया। अदालत, किताब, अक्ल, अमीर, जुलूस, जालिम आदि हमारे अरबी भाषा शब्द हैं। अब हम बात करते हैं जापानी भाषा के। जापानी भाषा के 1-2 शब्द हैं बस, वो है रिक्शा, सायनारा और जवान, ठीक है। मैं एक बार को फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। पश्तो भाषा के शब्द हमारे पास समस, अटकल, अखरोट, गड़बड़, गुंडा, पटाखा, पठान। अब हम वही बात करते हैं अरबी भाषा की। तो अरबी भाषा के शब्द हमारे पास अखबार, तहसील, अजीब, इज्जत, अदालत, किताब, अक्ल, अमीर, जुलूस, जालिम। वही बात करते हैं जापानी भाषा को। जापानी भाषा के शब्द हमारे पास रिक्शा, सायनारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है। ए सविभक्ति, बी निर्विभक्तिक, सी मौलिक, डी यौगिक। तो हमारा है ऑप्शन नंबर सी मौलिक। पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है, मौलिक संबंध बोधक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। आपको बताना है कि मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए चपला, बी तोयनिधि, सी अक्षी, डी झस। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट, झस। तो मछली के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हमारे पास और भी हैं, जैसे मीनाक्षी, जैसे मीनाक्षी, मीनाक्षी हो गया। सिंहदत्त हो गया, सिंहदंत, सिंहदंत हो गया, सिंहदंत। जलचर, मीन, जलचर, मीन, मत्स्य, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं चपला की। चपला के होते हैं हमारे दामिनी, बिजली, दामिनी, बिजली, दामिनी, बिजली, विद्युत, तड़ित, विद्युत, तड़ित आदि। हम वही बात कर लेते हैं तोयनिधि की। तोयनिधि के हमारे पास होते हैं वननिधि, वननिधि, नीरनिधि, नीरनिधि, जलधि, जलधि,
सिंधु बारिश। ठीक है, अब हम वही बात करें तो अक्षी के, तो अक्षी हमारा आँख का पर्यायवाची, तो आँख के पर्यायवाची हमारे पास होते हैं, लिख लेते हैं हम आँख, लोचन, नयन, आँख, लोचन, नयन, लोचन, लोचन, नयन। ठीक है, नेत्र, चक्षु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, आप बताएं जो शब्द दिया है कौन सा सर्वनाम है। ए निश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी पुरुषवाचक। तो जो शब्द हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जो और सो। वहीं आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, मल्हार अल्पना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। आपको बताना है मल्हार अल्पना का उचित मुहावरे का अर्थ क्या है। ए अपनी ही बड़ाई करते रहना, बी व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, सी चैन से ज़िंदगी काटना, डी झूठी बातें उड़ाना। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, चैन से ज़िंदगी काटना। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। ए उपयोग, बी अनुपयोग, सी प्रयोग, डी सदुपयोग। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, प्रयोग शब्द से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। आप बताना है कौन सा वर्ड ऐसा जो किसी में मतलब कोई भी गलती नहीं है। ऑप्शन ए आरोग्य, बी ईसाई, सी ओजस्वी, डी असुक्त। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही शब्द है। आरोग्य ऐसे लिखा था, आरोग्य लिखा था आरोग्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है। ए कनिष्ठ से वरिष्ठ को, बी वरिष्ठ से कनिष्ठ को, सी दोनों ओर से, डी व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो वही हमारा होगा वरिष्ठ से कनिष्ठ को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। आपको बताना है कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से कौन सा हमारा स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ए प्लस स्वर, बी ह्रस्व स्वर, सी संयुक्त स्वर, डी द्वैत स्वर। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। द्वैत स्वर कोई नहीं होता, प्लस स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है और संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर क्या होता है, जो दो या दो के मेल से बनते हैं उसे हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। और ह्रस्व स्वर क्या होता है, वह जो प्लस स्वर से कम बोलने में समय ले वो ह्रस्व स्वर होता है, और प्लस स्वर जो ज़्यादा समय ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। ए हल संधि, बी विसर्ग संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। तो हमारा आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमसे, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो हमारा उसे बोलते हैं हम तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिसमें हमारा न पूर्व पद गौण होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। द्विगु समास क्या होता है हमारा, द्विगु समास में होता है प्रथमवाची, प्रथम हमारा जो शब्द होता है वो होता है हमारा संख्यावाची, और उत्तर पद होता है हमारा वो होता है विशेषण। इसे मिलता है द्विगु समास। द्वंद्व समास में कहता है जिसमें हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं उसे बोलते हैं हम द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से मिलकर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। ए तदित प्रत्यय, बी कृदंत प्रत्यय, सी संस्कृत प्रत्यय, डी अन्य प्रत्यय। तो जो शब्द मतलब जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ तक के बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। आपको बताना है ग्रंथि का तद्भव शब्द कौन सा है। ए गांठ, बी गांठ, सी गट्ठी, डी गुत्थी। तो हम बताएंगे इसका आंसर होगा ग्रंथि का तद्भव गांठ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। ए विकारी सर्वनाम, बी अविकारी सर्वनाम, सी संयुक्त सर्वनाम, डी संबंधात्मक सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। ए आक्रमक क्रिया, बी सक्रमक क्रिया, सी द्विक्रमक क्रिया, डी प्रणर्थक क्रिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी इज़ राइट। जिसमें हमारा कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं सक्रियक क्रिया। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। दो कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें हमारे दो कर्म दिए होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो हमारा काम आदमी मतलब कर्ता खुद काम न करके किसी और से काम कराए उसे बोलते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मृति बोधक है? ए संबोधन, बी चेतावनी, सी धिक्कार, डी विस्मय। तो हमारा है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चेतावनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तुम दिन भर घूमते रहते हो भर शब्द में कौन सा अव्यय है? ए विस्मृति बोधक, बी संबंध बोधक, सी निपात, डी संयोजक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, निपात। निपात क्या होते हैं? जो कर्ता के अनुसार न बदलें या कर्ता लिंग के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसे हम बोलते हैं निपात। ठीक है, यहाँ पर तुम की जगह कोई किसी का नाम आ सकता है। जैसे राम दिन भर घूमता रहता है, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब जिसमें कर्ता लिंग वचन के कारक कोई परिवर्तन नहीं आया उसे हम बोलते हैं निपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि तृष्णा का विपरीत क्या होता है। ए वितृष्ण, बी वितृष्णा, सी तृप्ति, डी लोभ। तो हम बात करते हैं तृप्ति की। तृप्ति का होता है अतृप्ति। ठीक है, लोभ का होता है त्याग। तो तृष्णा का होता है वितृष्णा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21 है, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से आशय है। ए रो रो कर अपना दुख कहते जाना, बी आवाज़ के साथ रोना, सी जोर जोर से रोना, डी हाथ पटक पटक कर रोना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, रो रो कर अपना दुख कहते जाना। विलाप का आशय क्या है? रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधी वाची है? ए देव, बी देवी, सी देवीय, डी देवता। तो मतलब ये पूछना चाह रहा है आपसे किस शब्द से हमारा कौन सा एक वर्ड नहीं बन सकता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, देवीय। ठीक है, संबंधवाची है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, मेरे हाथ में लेखनीय वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? ए क्रम, बी अपदान, सी अधिकरण, डी संप्रदान। तो मेरे हाथ में लेखनीय ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अधिकरण। अधिकरण की पहचान क्या है? इसमें मैं और पर आता, मतलब वो आपको जगह बताता है कौन सी वस्तु कहाँ रखी है। ठीक है, ठीक है, कर्ता ने कर्म की विभक्ति होती है को, अपदान की विभक्ति होती है से, संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चलो अपादान के बारे में। तो अपादान हमारा क्या होता है? अपादान हमारा होता है जहाँ पर हमारा किसी का डर रहता है, किसी से तुलना हो या किसी वस्तु एक दूसरे वस्तु से अलगाव हो, अलग अलग हो, हमारा अपादान। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। ए पक्ष, बी काल, सी भूतकाल। ये लिखा हुआ है हमारा भूतकाल। ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारा भूतकाल और ये लिखा हुआ है हमारा वाच्य। तो हमारा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान उसे कहते हैं हम काल। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। ए पदक्रम, बी अन्वय, सी उद्देश्य, डी विधेय। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं हम अन्वय। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न के उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द हमारा प्रयत्न के उच्चारण के आधार पर मतलब व्यंजनों को नहीं बांटा गया है। ए उच्छिप्त, बी पार्श्विक, सी सघोष, डी ऊष्म। तो हम बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, सघोष नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हस्त से दो गुना समय लगता है उसे बोलते हैं। ए प्लुत स्वर, बी गुरु स्वर, सी मूल स्वर, डी लघु स्वर। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गुरु स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि जिस व्यंजन ध्वनि को उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है और उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? ए मूर्धन्य, बी वत्सर्य, सी काकल्य, डी
कंठ है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, काकल्य। जब हम काकल्य ध्वनि बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है। काकल्य ध्वनि कौन कौन से होते हैं आपको मुझे होमवर्क में बताना है, ठीक है, मतलब अपना कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है काकल्य ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। तो हम बात कर लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भेद होते हैं, ठीक है। हम बात करें रचना के आधार पर, रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर हमारे 5 भेद होते हैं। और पूछता है आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। हमारे दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे दोनों ही क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकरण किस अव्यय का भेद है? मतलब समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ए समुच्चय बोधक, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, डी विस्मृति बोधक। तो हम बात कर लेते हैं जरा। समानाधिकरण है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, समुच्चय बोधक अव्यय का भेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? ए गुणवाचक क्रिया विशेषण, बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो हम वही बात कर लेते हैं, तो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसमें हमारा परिमाण आ जाए, और गुणवाचक क्या, जिसमें हमारी किसी की क्रिया की विशेषता या गुण बताया जाए, ठीक है। स्थानवाचक क्या होता है? जिसमें स्थान का बोध करा जाए, हमारा होता है हमारा स्थानवाचक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास। संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना, वहीं संशय का अर्थ है ए मन में शक की स्थिति, बी कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, सी क्रोध की स्थिति, डी वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, वास्तविकता के लिए अनिश्चित की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मतलब आपको बताना है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ए बहिष्कार, बी परिष्कार, सी तिरस्कार, डी परोपकार। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, बहिष्कार। किसी वस्तु को न अपनाना मतलब बहिष्कार करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का डैश लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ए दोष, बी दोषारोपण, सी अभियोग, डी दंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, अभियोग लगाया, ठीक है। पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का अभियोग लगाया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए दीमक, बी रात, सी वर्षा, डी विदुर। तो आपको बताना पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो हमारा इसमें होगा पुल्लिंग शब्द है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, विदुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। वह शाम को घर आएगा वाक्य में व्यक्ति का कौन सा भेद है? ए संभावनार्थ, सी निश्चयार्थ, डी संकेतार्थ, डी विद्यार्थ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, निश्चयार्थ। मतलब वह शाम को घर आएगा। संभावना कब होगी? जब वो कहे शायद वो शाम को घर आए, यह संभावना होगी। संकेत कहाँ? ये शाम को घर आ सकता है, ये संकेत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों, वह कहलाता है। ए उपवाक्य, बी मिश्र वाक्य मतलब मिश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी सरल वाक्य। तो हम पहले बात कर लेते हैं सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य में हमारा एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, वह हमारा होता है सरल वाक्य, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिश्रित वाक्य की, मतलब मिश्रित वाक्य की। तो मिश्रित वाक्य में हमारा जो कि, ठीक है, किंतु, ये ऐसे शब्दों से हमारा जुड़ा होता है मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में हमारे एक होता है योजक बोलते हैं, और यदि, ठीक है, ऐसे शब्दों से हमारा जुड़ा होता है। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, संयुक्त वाक्य, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाना जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? ए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, बी कारक संबंधी अशुद्धि, सी वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि, डी अव्यय संबंधी अशुद्धि। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अव्यय संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो हमारा आज का प्रेक्षण यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, जिंदाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।